एक परसेप्शन बस्तर को लेकर ये भी डेवलप हो रहा है कि जिस दिन बस्तर से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, बस्तर को कॉर्पोरेट्स के हाथ सौंप दिया जाएगा। जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या 4 खदानों को, माइंस को बेच दिया आप लोगों ने बस्तर। नक्सली खत्म नहीं हुई, बड़े उद्योगपति नहीं बिचारे हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का एक शब्द बयान क्यों नहीं आता है? 5 साल सत्ता संभालने के बाद पिछले 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है। कांग्रेस को लेकर राज्य के भीतर ये कहा जाता है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के पास। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक उस वक्त ये खबर निकल कर आई कि सुकमा में कांग्रेस के कार्यालय को ईडी ने सीज कर लिया है और ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के पैसे से कांग्रेस भवन को बनाया गया। इस पर अपना राय दें। मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश में पहली बार किसी पार्टी के कार्यालय को अटैच किया गया है। मतलब अब ये सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। जबकि हम लोग से जानकारी मांगे कि सुकमा कांग्रेस भवन आपने बनाया, वहाँ की जमीन की डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आपने कितने पैसे आप भवन बनाने के लिए दिए। हम लोगों ने वहाँ की बिल जो जिसको हम लोगों ने काम करने के लिए दिए ठेकेदार, उनका बकायदा बिल, फिर उनको चेक से पेमेंट, बैंक कौन सा बैंक है, चेक नंबर बकायदा हम लोगों ने दिया। और अच्छा, ये आप लोगों ने दे दिया? हाँ, बकायदा दे दिया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून पसीना का पैसा है। आज हमारे यहाँ राजीव भवन बना है जो अपना रायपुर का, क्या कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं है? कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। जिले मुख्यालय बना है कांग्रेस कार्यालय, ये कार्यकर्ताओं को मेहनत की है। आज अगर ईडी को अगर उतनी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को जांचना है तो महल जैसा बना है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रायपुर में, उसको जांच लेना। वहाँ तो 5 स्टार होटल फेल है। हर जिले मुख्यालय में कहाँ का पैसे से बनाए, कहाँ के पैसे से बनाए? उनके पास कोई पेड़ लगे हैं क्या पैसे के? क्या हमारे पास पेड़ है, उस पेड़ से हम लोग तोड़ के पैसे से हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाए? मतलब ये दोहरा नीति क्यों? मतलब इस तरह की एकदम ओछी राजनीतिक है केंद्र सरकार और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब राजनीतिक में इस हद तक गिर सकती है, हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया। गलत है, इसका पुरजोर विरोध। नहीं, विरोध का स्वरूप क्या होगा? कांग्रेस कार्यालय को ईडी ने सीज कर लिया एक तरीके से, हालांकि प्रोविजनल सीज है ये, लेकिन फिर भी स्टैंड क्या किस रूप में आप लोग लेने जा रहे हैं? बिल्कुल स्टैंड हम लोग लेंगे। अभी एक्सएम से हमारी चर्चा हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन से चर्चा हुई और सीनियर नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर अभी पार्टी स्टैंड लेगी और ज़रूर हम लोग ईडी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। बहरहाल दूसरे सवालों पर लौटते हैं कि एक बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला था 2018 के चुनाव में। 5 साल सत्ता रही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन 2023 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि जनता ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बेदखल कर दिया? और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आप काम कर रहे हैं इस वक्त, उन खामियों को तलाशना और कमियों को दूर करने की भी बड़ी जिम्मेदारी बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी है। क्या पाया आपने? देखिए, ये तो सच्चाई है कि 5 साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र, चाहे आप प्रदेश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप देख लीजिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर आम जनता के लिए काम किया, इसमें नो डाउट। लेकिन ठीक है, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम सत्ता से बाहर होंगे, लेकिन चुनाव हुआ, सत्ता से बाहर हो गए, ये भी सच्चाई है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के बाद समीक्षा हुई, बहुत सारे कारणें भी आई हमारे पास, कोई बड़ी कारण है, कोई छोटी कारण है। देखिए, चुनाव आप अगर आपके पक्ष में परिणाम नहीं आता है तो
छोटी कारण भी बड़ी हो जाती है और हर छोटी छोटी कारण आती है। तो ये तो स्वाभाविक सा एक नेचर है। लेकिन हम लोगों ने समीक्षाएं की और देखिए सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं झूठ के पुलिंदे पे सरकार बना दी। यहाँ पे क्या हालत है आज बता दीजिए। लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 21 कुंटल किसानों के धान खरीदने का क्या हालत थी इस समय। 10 कुंटल 11 कुंटल 12 कुंटल खरीदी कर रही थी। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, हर बड़े लीडर हमारे यहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें, महंत जी की बात करें, टीएस बाबा की बात करें, हर बड़े लीडर हम लोगों ने तय किया। स्वयं दीपक बैज भी कांग्रेस का अध्यक्ष हर धान खरीदी केंद्र जाएंगे। अब देखेंगे किसानों को धान कितने खरीदी हो रही है। गए देखे, डर की वजह से फिर 20 कुंटल 20.5 कुंटल खरीदना पड़ा है। इतनी खरीदी हो गई कि 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया राज्य सरकार। डर की वजह से इतना खरीदी हो गई कि अब डर की वजह से अब उसको ठीक खरीदी तो हो गई। कांग्रेस के दबाव में, किसानों के दबाव में आपने खरीदी तो कर ली, लेकिन क्या हुआ इसका? डबल इंजन की बड़ा दावा करते थे आप। हमारे चावल को सेंट्रल पूर में खरीद क्यों नहीं रहे हैं? आज धान को नीलामी करना पड़ रहा है। आप 3100 में खरीद रहे हैं यार, 1800 में नीलामी कर रहे हैं। नुकसान किसका है? जनता की पैसा का है, राज्य के बजट का है। मतलब इस तरह से बात करें हम, देखिए वादा करके आई है, बहुत सारे वादे हैं, वादा करके आई है। उन वादों को तो अभी तक हम लोगों ने टच भी नहीं किया है। एक भी वादा टच नहीं किया। भाजपा की सरकार तो ये दावा कर रही है कि मोदी गारंटी में जितने बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को, लगभग बड़े वादे जो थे, उन वादों को पूरा कर लिया है। आइडेंटिफाइड आप कर सकते हैं कौन से वादे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था और किन वादों को पूरा नहीं? मैं मैनिफेस्टो तो लेके आया नहीं, अगर शायद आप थोड़ा इशारा कर दिए रहते तो शायद मैनिफेस्टो लेके आता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी मैनिफेस्टो को तो हम लोग अभी टच भी नहीं किए। अच्छा, अभी टच भी नहीं किए। हम तो सिर्फ अभी वर्तमान सरकार की 1.5 साल की नाकामियों को लेकर ही हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए रही बात चुनाव की, सच्चाई हार गई, झूठ जीत गया। उसका नतीजा आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किसान परेशान। मैंने शुरुआत किया था, किसान धान नहीं खरीद पा रहे थे किसानों का, कांग्रेस के दबाव में धान खरीदी हुआ। मेहतारी बंधन बड़ा मुश्किल से पोर्टल खोले, अभी 1.5 साल से पोर्टल बंद है। ठीक, सब जितने भी शादीशुदा है सबको देंगे। मुख्यमंत्री को पत्नी भी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस समय, उसकी पत्नी को भी देंगे, कलेक्टर की पत्नी को भी देंगे, अरुण साव उसी पत्नी को भी देंगे। आज पूछ लीजिए मिल रहा है किसी को? सब क्राइटेरिया में बांट दिए, ये गरीबी रेखा, ये फलाना फलाना, ये टैक्स पेयर, ये संविदा नियुक्ति, ये सब बांट दिए। तो उसको देख क्या हालत है। फिर आप मेहतारी बंधन का तो हो गया, उसके बाद आज 1 लाख लोग को नौकरी देंगे। आज बता दिए सरकार बनने के बाद दूसरा साल पूरी होने जा रहा है, कितने लोगों को नौकरी मिला? 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है ये सरकार। इसलिए क्योंकि विधानसभा में घोषणा हुआ, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, आज सांसद हो गए, 35,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। क्या हुआ? इस वित्तीय वर्ष में माननीय ओपी चौधरी जी हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री हैं, 20,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी अभी क्या त्यौहार चल रहा था गांव में इनका, सुशासन दिया, 5,000 भर्ती करेंगे। 1,35,000, 20,000, 5,000 में उतर गए। शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप स्कूल बंद कर रहे हो, उसके बाद आप भर्ती की बात कर रहे हो। मतलब देखेंगे सरकार पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से फेलियर है। मैंने कहा अभी तो उनके वादों पे हम लोग टच नहीं किए, जब वादे के टच करेंगे तो फिर मतलब 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की पूरी जनता आलाकान है। किसानों के लिए खाद नहीं है, डबल इंजन बड़ा आंकते थे ना, डबल इंजन की सरकार है, किसानों के लिए खाद नहीं है, किसान आलाकान है, बेरोजगार आज धरने पर है, माता बहनें मेहतारी बंधन का लाभ दो मांग रहे हैं, सरकार पास पैसा नहीं है, गांव में सीसी रोड बना ले, बड़ी सड़कें बना ले, बड़ी योजनाएं बना ले, उनके पास कोई विजन ही नहीं। मतलब कुल मिला के सरकार किस दिशा में चल रही है आज तक प्रदेश की जनता समझ नहीं पाई। सीएम तो एक है नहीं, यहाँ तो 4 सीएम है, 2 डिप्टी सीएम अपने आप को सीएम से नीचे नहीं मानते, और एक हमारे पास विद्वान वित्त मंत्री अपने आप को सीएम से नीचे नहीं मानते। तो सरकार चला कौन रहा है? हम तो चीज़ को पूछ रहे हैं, किसके हाथ में कंट्रोल है? मुख्यमंत्री तो अपने आप को तो मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियां तो मान भी नहीं रहे कि वो मुख्यमंत्री हमारे। तो सरकार पूरी तरह से पटरी से बाहर उतर चुकी है, फेलियर है, इसी का नतीजा है क्राइम।
लगातार बढ़ रही है। अब तो नया आ गया है कि अब तो पूरी रेत खदानों में गोलियां चल रही है। मैं अपने सवाल पर पिछले सवाल पर फिर से लौटता हूँ और सवाल जो था कि सरकार सत्ता से बाहर क्यों हुई कांग्रेस पार्टी की, क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनके आपसी झगड़े ने सरकार कांग्रेस पार्टी से छीन ली? देखिए, अगर ईमानदारी की बात बताऊँ तो हो सकता है कि कहीं हम लोग के बीच में कुछ आपसी में तालमेल की कमी रही हो और कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन देखिए, ये सच्चाई है कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम सरकार से बाहर जाएंगे इतने अच्छे काम करने के बाद। बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहाँ इस पिछली सरकार ने 15 साल रह के 5 प्रकार की वनोपज खरीदी करते थे, हम लोग 65 प्रकार हम लोगों ने कुछ खरीदी की है। वहाँ के लोगों को तो मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी सरकार में इतनी मजबूत हुई है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम सत्ता से बाहर हो गए। ठीक है, आपने बड़ी बेबाकी से इस बात को कहा, तो कम से कम कि कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी हुई होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बीच ये भी सवाल उठता है कि आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर भी रहे हैं। सवाल ये उठता है, जिस तरीके से विपक्ष में आप लोग हैं, रूलिंग पार्टी भी ये सवाल उठाती है कि प्रदेश प्रभारी कहाँ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की हैसियत से सचिन पायलट काम कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी की भूमिका में जिस तरीके से होना चाहिए, उस पर तो सवाल उठता है दीपक जी। ये देखिए, प्रदेश प्रभारी हमारे माननीय सचिन पायलट जी देश के नेता है और सुलझे हुए लीडर है। हम लोग का लगातार प्रदेश के किसी इशू पे हो चर्चाएं चलती है। और उसके बाद अभी संविधान यात्रा में पिछले महीने 19 तारीख को जांजगीर में आए थे और उन्होंने कह के भी गए कि जब भी ऐसा लगे प्रदेश में, तो जब भी मुझे ऐसा आना हो तो वो कभी भी मना नहीं करते। हाँ, लेकिन ये है कि सचिन पायलट जी नो डाउट देश के नेता है, यंग फेस है और देश के अन्य हिस्सों में भी उनके टीम। लेकिन फेस का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है। मैं आ रहा हूँ उस पर कि कहीं किसी राज्य में चुनाव है और की जिम्मेदारी राजस्थान की जिम्मेदारी भी है, फिर छत्तीसगढ़ की, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी सब जगह है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तो चुनाव है नहीं, महीने में 2 महीने में 1 दिन भी समय देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, पार्टी का काम रूटीन तो चल रहा है, पार्टी का काम कहीं रुका है या कहीं ऐसा है, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में पार्टी को कहां तक खींच पाएंगे जब प्रदेश प्रभारी का साथ नहीं मिलेगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का साथ नहीं मिलेगा। अभी का मुद्दा जिस पर हमने शुरुआती दौर में चर्चा की, ये मुद्दा जितना बड़ा है, आपकी रुचि तो दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ गायब हो गए? देखिए, हमारे प्रभारी जी ने हमारे काम पे कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। अगर पार्टी ने तय कर लिया है हमको ये करना है तो हमेशा प्रभारी का साथ मिला है। रही बात हमारे बड़े नेताओं का, एक्स-सीएम साहब कभी भी मना नहीं किए, वो खुद भी अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है पार्टी काम, कभी मना नहीं किए। पार्टी कामों पे हमेशा मतलब अगर लगता है कि पार्टी को स्टैंड पे करना चाहिए, वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। रही बात महंत जी 6 बार के अध्यक्ष रहे हैं, वर्किंग एक्टिंग सब मिलाकर, तो उनका साथ हमेशा रहा है। टीएस बाबा का साथ रहा है। ये 3 4 5 प्रदेश के लीडर हमेशा साथ रहा है। जो भी उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, वो बाकायदा जिला स्तर तक भी अभी जिम्मेदारी दी होगी तो जिला स्तर में भी जाके उन लोगों ने काम किया। तो पार्टी के साथ बराबर खड़े हैं हर डिसीजन में। हाँ, लगता है कि निश्चित रूप से कहीं और सलाह देना है तो भी हमेशा मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी के साथ वो खड़े नहीं है, बराबर पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी गाइडलाइन के अनुसार पार्टी के साथ मजबूती के लिए काम करते हैं। ठीक है दीपक जी, पिछले 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त, लगभग 2 साल होने को आ गया अभी सरकार में, विष्णुदेव साय सरकार को राज्य के भीतर। इन 1.5 सालों में कौन कौन से बड़े आंदोलन जो इस वक्त आपको फौरी तौर पर याद आते हों, जो सरकार के खिलाफ आपने ज़मीन पर जाकर खड़ा किया हो, सड़क की लड़ाई लड़ी हो, कौन कौन से बड़े बड़े? देखिए, एक तो पहला चीज़ तो हम लोगों ने शायद छत्तीसगढ़ का मुझे लग रहा है इतिहास होगा, कभी भी विधानसभा घेराव, सीएम हाउस घेराव और किसी सरकार के लिए 4 साल बाद, अमूमन 3 साल 4 साल बाद होती है, लेकिन इस सरकार में हम लोग 6 महीने के अंदर में विधानसभा घेराव किए थे, ऐतिहासिक विधानसभा घेराव किए थे। वो सिर्फ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, फिर छोटी बच्चियों के साथ लगातार रेप को लेकर, लगातार रेप की केस बढ़ रही थी। 3 साल 6 साल की बच्चियों को लेकर सीएम हाउस घेराव हम लोगों ने किया।
फिर सरकार को लगातार जगाते रहे, जाग नहीं पाई। फिर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा गिरोधपुर से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर पैदल यात्रा हम लोगों ने की 6 दिन का, वो लड़ाई लड़े। फिर बिलासपुर में देखेंगे स्वास्थ्य न्याय यात्रा, स्वास्थ्य विभाग पूरा प्रदेश में चरमरा गई है। फिर हम लोगों ने नगरनार स्टील प्लांट विनिवेशीकरण को लेकर वहाँ लगभग 15 किलोमीटर की न्याय यात्रा हम लोग निकाले। फिर बस्तर की प्राणदायिनी नदी इंद्रावती पूरी तरह से सूख चुकी थी, उसके लिए सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई हम लोगों ने चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक 40 किलोमीटर की न्याय यात्रा। फिर अभी जस्ट पिछले महीने 26, 27, 28, 29 4 दिन दंतेवाड़ा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक 42 किलोमीटर की न्याय यात्रा। वो न्याय यात्रा था कि हमारे बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिस तरह से इस सरकार ने अपने चहेते निजी उद्योगपतियों को आर्सेलर मित्तल और रुमटा स्टील को बेच दिया, हमारा पहला जिला की माइंस को, उसके खिलाफ में न्याय यात्रा निकाली। और लगातार अभी प्रदेश में जिस तरह से रेत माफियाओं गोलियां चला रहे उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 10,463 स्कूल बंद हो गए, उसके खिलाफ अभी चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। अभी पीसी हो गया, बी ऑफिस घेराव हो गया, नेक्स्ट डी ऑफिस घेराव है। उसके बाद फिर हम लोग आपको बता दें कि किसानों की खाद को लेकर लगातार मामले उठा रहे हैं। सरकार धान नहीं खरीद पा रही थी, उसके लिए हम लोग लगातार सोसाइटी में जा रहे हैं। मतलब सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे तो बराबर मिल रहे और जनता के हित के लिए कांग्रेस बराबर लड़ रही है। और आज मैं कह दूं आपको कि पिछले हमारी सरकार 5 साल थी, भारतीय जनता पार्टी 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन जस्ट उल्टा कांग्रेस को देखेंगे, सरकार बनने के दूसरे दिन से आंदोलन शुरू हुई है और लगातार हम सरकार खिलाफ कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल के मुद्दों को लेकर हो चाहे स्टेट के मुद्दों को। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपको चिट्ठी लिखी, आपके काम को अप्रिशिएट किया, सराहा, और कहीं ना कहीं चिट्ठी ने राज्य के भीतर आपको एक बड़ा कद भी दिया, आपको मजबूत भी किया, ये मानते हैं? देखिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, खड़े को। उनके दिशा निर्देश पे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ काम कर रही है और मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसका नतीजा है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों की लड़ाई को लेकर कम से कम दिल्ली में भी पाँच कर रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि समय बेसमय राज्य के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर खासतौर पर ये चर्चा उठती रही कि फलाने नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। टीवी में ब्रेकिंग्स भी चलती रही, हमने भी ब्रेकिंग चलाई है। लेकिन उस बीच राहुल गांधी की चिट्ठी आती है और राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद समीकरण कांग्रेस पार्टी के भीतर तेजी से बदल जाते हैं। एक नए दीपक बैच का उदय होता है। अब इसमें दीपक बैच देखिए, कोई मैं तो मेरे बाप मेरे दादा कोई राजनीति में थे तो नहीं कि मैं किसी सांसद का बेटा होके मैं पैदा होके आया हूँ, किसी मंत्री का बेटा पैदा होके आया हूँ, किसी विरासत की राजनीति लेके आया हूँ। मैं तो उस बस्तर जैसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ एकदम पूरे ट्राइबल एरिया, अति संवेदनशील क्षेत्र। उसके बाद हम भी हम कांग्रेस को मजबूती के लिए लड़ रहे हैं और सवाल ही एकदम जायज़ है क्योंकि राहुल गांधी जी का चिट्ठी ने ये साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ रही है। और ये सच्चाई है कि उनकी चिट्ठी आने के बाद यह है कि हमारी भी मनोबल बढ़ा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और हमने धन्यवाद भी दे दिया माननीय राहुल गांधी जी को कि कम से कम एक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए जिस हिसाब से काम कर रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसको उन्होंने सराहा है। तो इसलिए मैंने उनको धन्यवाद भी किया और इससे मनोबल भी बढ़ा है। राहुल गांधी की चिट्ठी भी आ गई, मनोबल भी बढ़ गया। कांग्रेस संगठन में बदलाव की जो आहट बीच बीच में होती है वो कब देखने को मिलेगी? कोई बड़े बदलाव की जो गुंजाइश बरकरार है इस वक्त, वो कब तक मुमकिन होता नजर आता है? देखिए, अभी हम लोगों ने लगभग कुछ जिलों में परिवर्तन अपने लोगों ने किए हैं और आने वाला समय में हमें लगता है कि आवश्यकता अनुसार जहां परफॉर्मेंस कमजोर है, बदलाव की लगता है आवश्यकता होगी, फिर वहाँ पे हम लोग करेंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही आपने सरकार के मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अरविंद नेताम, इसके अलावा बस्तर के सांसद महेश कश्यप को अपने मानहानि का नोटिस भेजा है। मानहानि का नोटिस भेजने के पीछे की बड़ी वजह? तीनों नेता बस्तर से आते हैं। अरविंद नेताम जी 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, मेरे ख्याल से 5 बार सांसद रहे, कांग्रेस से रहे। ठीक,
फिर बीएसपी में चले गए, फिर उसके बाद एनसीपी में चले गए, फिर उसके बाद बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर अभी अमर राज पार्टी बनाए। ठीक है, उनकी विचारधारा है, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ उनका, वरिष्ठ नेता है, मेरे बहुत अच्छा संबंध है। और केदार कश्यप जी वहाँ के 15 साल के मंत्री रहे, अभी फिर मंत्री हैं, मुझे 20 साल कंप्लीट करेंगे। महेश कश्यप जी अभी इस वर्तमान में सांसद है। बस्तर की राजनीति को लेकर एक शब्द नहीं बोलते। जल जंगल जमीन बिक रहा है, आप एक शब्द नहीं बोलते। बिकना चाहिए या नहीं चाहिए, हमने तो कई सवाल पूछे। यहाँ पे खनिज संसाधन आपने बेच दिया, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए, एक शब्द नहीं बोलते हो। उसके बाद निजीकरण नगरनार हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो। और इंद्रावती पानी सूख गया, एक शब्द नहीं बोलते हो। मतलब बस्तर के लिए आप नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार आपकी है, आपने बस्तर के लिए क्या किया है अभी तक का? सबसे बड़ा सवाल बस्तर की जनता पूछ रही है आज, हमारी जल जंगल जमीन क्यों बिक रहा है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। दीपक भाई लड़ रहा है बस्तर के लिए, बस्तर को बचाने के लिए, बस्तर की खनिज संसाधन को बचाने के लिए, तो इतनी तकलीफ क्यों? इसलिए आप राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप एक राजनीतिक दल और एक सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि डर है आपको कि आप बोल देंगे तो मंत्री से हटा देंगे। दीपक भाई को डर नहीं। ठीक है दीपक जी, आपने नगरनार का भी यहाँ पर जिक्र किया। नगरनार के निजीकरण का लगातार विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन निजीकरण को बीजेपी डिनाई करती रही है, बीजेपी की सरकार डिनाई करती रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नगरनार का निजीकरण नहीं होगा। राज्य में नगरनार केवल एक राजनीतिक मुद्दा है या आपको वाकई लगता है कि इसके निजीकरण के रास्ते पर बीजेपी की सरकार आगे बढ़ रही है? जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये लोग कहते हैं कि नहीं निजीकरण नहीं होगा। अब विनिवेशीकरण की सूची से नाम क्यों नहीं हटाएंगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आज भी आप खोल के देखेंगे, मुझे याद नहीं है उनका कोई एक उसका साइड है, वो साइड आज भी खोल के देखेंगे, नगरनार विनिवेशीकरण की सूची में आज भी है। सिर्फ ये उसको हमारा विरोध के चलते रोक के रखे। देखिए, हम चाहते हैं कि एनएमडीसी सरकारी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम होगा तो बस्तर के युवाओं को रोजगार मिलेगी इससे। और कहीं ना कहीं हम लोग आने वाला समय में अगर बस्तर में लगता है कि और सरकारी उपक्रम आए तो हमें शायद कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस्तर के लोगों का इससे दिल हम जीत पाएंगे। टाटा तो वापस आ गया इसलिए क्योंकि निजी उद्योगपति की कंपनी, इसलिए ग्रामीणों ने विरोध किया। तो अगर आप इस तरह से बस्तर के लोगों का भरोसा आप नहीं जीतेंगे तो कैसे होगा बताओ? एक शब्द उसमें भी नहीं बोले इन्होंने। विनिवेशीकरण सूची में आज भी है। अडानी का हम लोगों ने विरोध किया, वहाँ पे नंदराज पहाड़ को दीपक भाई ने बचाया है। 10 से 15-20 हज़ार आदिवासी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उस दिन तो ये लोग एक शब्द नहीं बोले। फिर मतलब आप सत्ता में बैठ के बस्तर को बेचोगे? आप सत्ता में तो हम भी थे, बस्तर को तो बिकने नहीं दिए, बस्तर को तो बिकने नहीं दिए। हम बता दें कि सत्ता में रहते क्या कांग्रेस बस्तर को बेची है? झीरम का आपने जिक्र किया, गृह मंत्री ने यह बयान दिया है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने, कि झीरम के जो दोषी हैं उनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा। हाल फिलहाल का उनका ये बयान। गृह मंत्री जी, अगर जो हमारी सरकार ने एसआईटी गठित की है कि एसआईटी की जांच को आगे बढ़ा रही है, भाई लगातार तो केंद्र में इनकी सरकार है, अभी तक क्यों नहीं किया? करना चाहिए। देखिए, गृह मंत्री दिन को क्या बोलते हैं, रात को क्या बोलते हैं, कल सवेरे क्या बोलेंगे, वो तो भगवान मालिक है, उनका तो भगवान ही मालिक है। आपने कहा कि नक्सली चिट्ठी भी भेज रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं। एक दो बार हमने भी कहा कि शायद ये चिट्ठी नकली है, नक्सलियों ने कहा कि चिट्ठी है। गृह मंत्री का बयान आता है, मुख्यमंत्री का अलग बयान आता है, गृह मंत्री का अलग बयान आता है, दोनों के बीच में तालमेल है कि नहीं? एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री दोनों इसी राज्य के, उसके बाद दोनों का अलग बयान क्यों? दूसरी चीज, गृह मंत्री बोलते हैं कभी कि हम बातचीत करने को तैयार है लेकिन करेंगे कौन, फिर बोल रहे हैं कि हम बातचीत तैयार नहीं है, सिर्फ गोली का जवाब गोली से देंगे। मतलब आप दो तरह की बात क्यों करते हैं? दो तरह की बात क्यों करते? बात आपके पास स्टैंड क्लियर होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आप बीच बीच में कंफ्यूज क्यों होते हैं? मैं तो इतना तक भी देखा, गृह मंत्री सुझाव भी मांग रहे थे नक्सलियों से, क्या होना चाहिए क्या उसका नीति, वो पुनर्वास नीति,
पुनर्वास नीति क्या होना चाहिए। गृह मंत्री तो नक्सलियों से भी सुझाव मांग रहे थे, कितने सुझाव आया नक्सलियों से, जरा ये भी तो बता दें, क्या सुझाव आया वो भी तो बता दें। बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इस वक्त छत्तीसगढ़ ने जो नक्सलियों की पुनर्वास नीति बनाई है वो अब तक का आत्मसमर्पण को आप अच्छे से जानते हैं, क्या बड़े पत्रकार हैं, बस्तर आपसे अछूता नहीं है। 15 साल में कैसे आत्मसमर्पण हो वो भी आपको पता है, आज भी आत्मसमर्पण हो रहे वो भी आपको पता है। आत्मसमर्पण कैसे हो रहा है आपको पता है। हाँ, लेकिन कुछ एनकाउंटर हुआ है, कुछ नक्सली लीडर मारे गए, ये भी सच्चाई है। देखिए, जो सच्चाई है, मुझे सच्चाई कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जहाँ गलत है मुझे गलत कहने में मुझे कोई गुरेज। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरीके से, देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य के इस मिशन पर किस हद तक सपोर्ट में है? कांग्रेस पार्टी भी चाहती होगी कि बस्तर से नक्सलियों का सफाया हो जाए। हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति आना चाहिए, लेकिन अगर गृह मंत्री बोल रहे हैं और यहाँ के सरकार बोल रही है 1 साल में खत्म कर देंगे, तो अच्छा है भाई, खत्म कर दो। नक्सली बहुत बैकफुट में चले गए, नक्सली खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अभी तो 3-4 दिन पहले देख रहे हैं हमारे एडिशनल एसपी आईडी विस्फोट में शहीद हो गए, जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मेन रोड से जस्ट थोड़े से दूर, जहाँ नक्सली उस एरिया में पूरी तरह से खत्म हो गई, सरकार कह रही वहाँ हो गई। अभी देखेंगे और 8 दिन के अंदर में आपका भैरवगढ़ से जस्ट आगे मेन रोड NH में 9 बजे रात को ट्रक को रोक कर जला दिया जाता है, जहाँ उसकी बाजू में ऑपरेशन चल रही। फिर सवालें तो खड़े करती है, लेकिन हम भी बस्तर में शांति चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में। एक परसेप्शन बस्तर को लेकर यह भी डेवलप हो रहा है कि जिस दिन बस्तर से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, बस्तर को कॉर्पोरेट्स के हाथ सौंप दिया जाएगा। ये जो सवाल खड़ा हो रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है या कांग्रेस? देखिए, ये तो सच्चाई है, ये तो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कहीं नक्सलियों की सफाई के आड़ में कहीं उद्योगपतियों को हमारे खनिज संपदा को बेचने का कोई उद्देश्य तो नहीं। ये लगातार इस चीज़ को कहते आ रहा हूँ मैं, तो कांग्रेस लगातार इस बात को कहती है और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई साबित होते दिख रही है आज। जस्ट आप अभी नक्सली खत्म भी नहीं हुई है। हमारी दंतेवाड़ा बैलाडीला की माइंस की पहाड़ को अब रुंगटा स्टील और आर्सेलरमित्तल को बेच दी। कोरंडम की खदान जहां भोपालपट्टनम में है, जहां 25 से 30 साल से बंद है, उस एरिया में आप वो बफर जोन है जहां हम तेंदुपत्ता तोड़ नहीं सकते, वहां पे कोरंडम की खदानें शुरू कर दिया, या आहलद्दी की खदानें आप बेच दिए। 4 खदानों को, माइंस को बेच दिया आप लोगों ने बस्तर में। नक्सली खत्म नहीं हुई है। मतलब आप कुल मिला के रेड कारपेट आप अडानी के लिए तो नहीं बिछा रहे हैं, आप बड़े उद्योगपति तो नहीं बिछा रहे हैं आप। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का एक शब्द बयान क्यों नहीं आता है? दीपक भाई लड़ रहा है इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। 1 नहीं 10 व्यक्तिगत आरोप लगा लो आप। हमारी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई और दीपक बैज की लड़ाई कभी भी पीछे नहीं आएगी, 1 कदम पीछे नहीं होगी। एक आखिरी सवाल दीपक जी, फिर बातचीत को विराम देंगे कि 3 साल लगभग बच गए हैं चुनाव के दरवाजे पर पहुंचने में। आप लोगों को कार्य योजना बनाकर चल रहे हैं, इन 3 सालों में कांग्रेस पार्टी कहां जाकर खड़ी होगी और इन 3 सालों बाद जो चुनाव होगा और जो मत जनता के ईवीएम पर कैद होंगे, कांग्रेस पार्टी अपना को कहां देख रही है? देखिए, लगभग क्योंकि बड़ी चुनौती है, नेताओं के जो बिखराव हैं उसे आपको समेटना है, संगठन को मजबूत करना है, सरकार के खिलाफ आपको जमीन पर उतरकर माहौल बनाना है, इस लिहाज से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस में बिखराव आपको लग रहा है कहीं पे भी। दीपक बजर भूपेश बघेल लड़ती हुई आपको कहीं दिख रहे हैं? दीपक भाई चरणदास महंत कहीं लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं? या दीपक भाई TS बाबू कहीं लड़ते हुए दिख रहे हैं? देखो, विचारों में 10-20% असहमति हो सकती है, मनभेद हमारा कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। आज पार्टी का बैठक हो, अगर सब नेता राज्य में हैं, राज्य के अंदर है, सब लोग बंद कमरे में बैठकर हम पार्टी के लिए डिसीजन हम करते हैं कि पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे कैसे लड़ाई करना। आज मैं लगातार आज भी चर्चा कर रहा हूँ, फोन से चर्चा कर लेता हूँ, कभी घर में जाकर बैठ के चर्चा कर लेता हूँ। यही तो कांग्रेस का एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है अभी। ये दूसरी चीज, देखिए, हमारे लिए चुनौती तो है कि 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है, 3 साल बाकी है अभी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है।
जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है सरकार से। सरकार संभल नहीं रहा है। कौन मुख्यमंत्री कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, या फिर आप बिहार से चल रहा है सरकार, कहीं किसी को पता नहीं है। डिसीजन कौन ले रहा है? आप 10,463 स्कूल बंद करने का डिसीजन ले रहे हो, आपको सलाह किसने दिया? आप उसके जगह में इसलिए कर रहे हो कि आप टीचरों की कमी है, आप उसके जगह में नए भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो अगर आप वादा करके आए तो? मतलब इस तरह के निर्णय से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी तरह से, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लिए, माइंस के क्षेत्र में देख लिए, कि हर क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार फेल है। तेंदुपत्ता खरीदी नहीं हो पाया है जो टारगेट था, सरकार है ही कहाँ? भगवान, मतलब ये अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है। आने वाला 30 साल नो डाउट कांग्रेस का रोड मैप क्लियर है, सरकार के खिलाफ मजबूती साथ लड़ाई लड़ेगी। और यह है कि आने वाला 3 साल के बाद सरकार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीट में सीमित हो जाएगी। ठीक है, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बैद जी। और अगली बार किसी नए गेस्ट के साथ हम फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।